गुड आफ्टरनून अंशु जी। सर गुड आफ्टरनून। कैसे चल रहा है सब? मतलब क्या क्या आपने किया स्पेसेस यूज करके अब तक? सर अभी तो वो काइल स्क्वायर को ही देखा, मैंने टेस्ट करा एक अच्छा। सीरीज लेके। दैट वाज गुड इनफ, मतलब लाइक आई आई गॉट इट। ओके। हो गया मुझसे। उसके बाद टी टेस्ट अभी किया नहीं सर मैंने, नॉन पेड। अच्छा। कुछ हाँ, कुछ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह अटेंड कर रही थी मैं लगातार अभी तो। हाँ हाँ ठीक है, मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि ये मतलब थ्रू आउट रहेगा। आपका कोई भी डाउट होगा तो जो सालू जी है उनका नंबर जी तो आपके पास है, जी आप सर। पिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिन जी ग्रुप में सर। भी पूछ सकते जी हैं, कोई सर। प्रॉब्लम नहीं। सर ये जो रूरल डेवलपमेंट के रिसर्च होते हैं, रूरल डेवलपमेंट, मैं थोड़ा सा रूरल डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड रहती हूँ। हाँ हाँ। और एनवायरमेंटल जो इकोनॉमिक्स है मेरा सब्जेक्ट है, एक्चुअली मैं पढ़ा रही हूँ वो, और रिसर्च वर्क कुछ भी नहीं है उसमें मेरा। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो मैं ये इसलिए मैं इसका बेसिक्स अगर इसलिए सीख रही थी कि मैं चालू करूँगी अब थोड़ा सा उस पर रिसर्च वर्क, तो ये सब एप्लीकेबल रहेगा सर उसमें? हाँ हाँ बिल्कुल। जी कहीं भी देखिए, रूरल डेवलपमेंट हो गया, एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स हो गया, कहीं भी आपका डेटा है ना, जी। सर्वे है, डेटा जहीं भी जहां डेटा आ जाएगा वहां स्पेसिस आ जाएगा। एसपीसीएस विल बी अप्लाइड, हाँ, ओके। सर्वे आप करेंगे बेसिक हाँ जो भी बेसिक चीज के सर्विस, लिए, हाँ राइट तो राइट सर्वे जहां करेंगे, डेटा एंट्री अब स्पेसिस से करेंगे, एनालिसिस स्पेसिस से करेंगे, तो राइट। स्पेसिस तो बेसिक है, ये तो यूज आएगा ही आएगा हर एंड जगह। स्पेशली फॉर रूरल डेवलपमेंट आई थिंक सर। हाँ, यस। रूरल एरिया में तो बेसिक। हाँ, क्योंकि वहां तो आप वो टाइम सीरीज वगैरह यूज नहीं होगा, हाँ तो सर। राइट। इकोनॉमेटिक्स भी इतना यूज नहीं होगा, नहीं होगा जी। तो स्पीसीज ही यूज होगा, क्योंकि डेटा वैसे ही रहेगा। ओके सर। विमन जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। क्या क्या आपने किया स्पेसेस यूज करके? सर आपने स्पेसेस यूज करके क्या क्या टेस्ट किया? मतलब आपने और मतलब आज तक ना सर, ये वर्कशॉप शुरू होने का बाद। वर्कशॉप शुरू होने के बाद अपने पर्सनल फील्ड में या प्रोफेशनल फील्ड में? हाँ सर, ऐसे हम वो क्रॉस टेबुलेशन किया, तो ओके। पीएचडी का टाइम में वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट करके वो नॉर्मेलिटी चेक किया था। तो अच्छा, सर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन रन किया। बहुत बढ़िया। और ये उसका क्या बोलते हैं, मल्टीकोलिनियरिटी, टेस्ट टॉलरेंस, किया। फेलोस, वो हाँ। सब चेक किया है। फिर अच्छा। सर हेटेरोस्केडास्टिसिटी चेक किया है। हम्म। और सर बेसिकली सर वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, वो उतना तक किया। नॉन लीनियर अभी तक सर मैंने टच नहीं किया, मतलब इतना आइडिया नहीं है नॉन लीनियर में। अच्छा। मतलब सर रिसर्च भी मेरा वो उस तरीके से, मतलब वो सर्वे भी उस तरीके से हो नहीं पा रहा है कि मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल बाइनरी हो, ऐसा मतलब हो नहीं पा रहा है अभी तक। ओके ओके। ये सर नॉन लीनियर में गया नहीं। नहीं बाकी ठीक है, आप मतलब जितना यूज होगा मतलब सीख जाइए, जितना यूज आएगा आएगा। जी फिर सर। आप सबका कोई पेपर होगा तो हमारा जर्नल है, भेजिएगा, कोई श्योर श्योर चार्ज सर। नहीं लगता है हमारा। जी सर। ठीक है। बहुत पुराना जर्नल है, 10 साल से चल रहा है, रेफर्ड जर्नल है, पीयर रिव्यूड है। ओके सर। सर यूजीसी की लिस्ट में है आपका जनरल? यूजीसी लिस्ट के लिए एप्लीकेशन दे दिया गया है। ओके अभी यूजीसी का अभी जून में मीटिंग ड्यू था नेक्स्ट स्टेटस के लिए, ओके ओके लेकिन सर। अभी वो कोरोना और न्यू या इकोनॉमी बिकॉज ऑफ पॉलिसी दैट। वगैरह आ गया ना, हाँ हाँ न्यू जी। एजुकेशन पॉलिसी, वो उस चक्कर में वो मीटिंग नहीं हो रहा है। दिसंबर तक मीटिंग होगा, मैं सुन रहा था। तो ओके सर। दिसंबर में जब मीटिंग होगा ना, हम्म। तो आई थिंक आवर जर्नल विल गेट, ओके सर। क्योंकि जितने क्वालिफाइंग कंडीशन होते हैं उनका, वी हैव डन इट। ओके, तो और दैट विल बी इंक्लूडेड, जो दैट मीन्स। जो करते हैं एक्चुअली यूजीसी में जो देते हैं वो सुखदेव थरड़ जी है, जो थे चेयरमैन ओके। यूजीसी के। उन और उनके मतलब आई नो हिम, मतलब जान पहचान ऐसे नॉर्मल है मतलब। तो मैंने उनको पूछा था कि हो जाएगा सर, तो सर बोले हाँ हाँ आपका कंडीशन फुलफिल कर रहा है फुलफिल, तो हाँ। हो जाएगा, ऐसे बोल रहे थे।
That will be great, sir. Hmm. Sir, what do you think that new economic policy will have? What kind of effect on our education system? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जितना चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं हुआ, हुआ सिर्फ नहीं है सर। ना सिर्फ वो मतलब क्या iOS टाइप का मुझे दिखा, मतलब इन द सेंस एक खाली वो जो दिखा एमफिल को हटा दिया, एमफिल इज नो मोर देयर, एमफिल निकल गया, देन वो 5+3+3+4 कर दिया, 4 कर दिया अप टू 5th प्राइमरी रहेगा, 5th to 8 अपर प्राइमरी, देन 8 to 11 रहेगा, 10+2 चेंज हो जाएगा, then 4 years of graduation, 4 years of graduation, देन आप क्लास 6 से वोकेशनल ट्रेनिंग ऐड हो जाएगा, ये सब बोल रहे हैं। vocational training will compulsory sir, or they have given as an option? कंपलसरी मुझे लग रहा है, Compulsory. जितना लिखा है इट विल बी कंपलसरी फ्रॉम क्लास 6 देन विल बी पर। और ग्रेडिंग आई गेस जो ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेडिंग मतलब मार्किंग सिस्टम हमारा जो था, मार्किंग सिस्टम चेंज हो जाएगा, लाइक इट विल बी ग्रेडेड सिस्टम, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, बहुत सारे कंट्रीज में होता है जहाँ मार्क्स नहीं दिया जाता है, जैसे फिनलैंड एक कंट्री है, फिनलैंड में देयर इज नो मार्किंग, मतलब फ्रॉम LKG till PhD there is no marking, only they grade on the basis of learning outcome। वो कुछ आउटकम होता है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट वगैरह आपको देना पड़ता है, फिर वो ग्रेड मिलता है। तो दैट मॉडर्न सिस्टम हम ये फॉलो करना चाहते हैं कि मार्किंग को हटा के ग्रेडिंग सिस्टम लाएंगे बेस्ड ऑन आउटकम। तब क्या होगा, जो हमारा जो मतलब जनरली जो सिस्टम है, पढ़ रट लो इसको फिर पास कर लो, तो दैट विल चेंज, मतलब फोकस विल बी ऑन लर्निंग rather than मतलब memorizing। अभी तो current Indian education system will be memorizing, the better you memorize, the better you get the marks or CGPA, be topper, all these things, so that is being changed, so focus is on grading more। लेकिन point है, मुझे जो पढ़ के पूरा सिस्टम लगा जैसे ड्रास्टिक हो सकता था वैसे नहीं हुआ है, और बहुत सारे चेंजेस ला सकते थे, लेकिन अभी भी ओनर्स ना वो कहीं ना कहीं टीचर्स पे डाल रहे, सिस्टम पे डाल रहे, मतलब जैसे कल मैं पढ़ा था कि इफ द स्कूल परफॉर्म्स, मतलब स्कूल में परसेंटेज ऑफ मार्क्स पास मार्किंग नहीं होगा, the school will be closed, all these things, so that is not the case ना, मतलब बच्चे परफॉर्म करेंगे ना करेंगे, that depends on system includes everyone, parents भी आते हैं, teachers भी आते हैं, everything, suppose and nothing is in not everything is in hands of school and teachers। स्कूल सब कुछ नहीं कर सकता, सिंपल एक एग्जांपल आप ले सकते हो, by that logic सपोज कोई इन द सेंस हमारे गवर्नमेंट का फंक्शन रॉन्ग होता है, तो हु इज रेस्पॉन्सिबल, देन कलेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल, उस टाइम दे विल नॉट टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, बट इन टीचिंग केस एवरीथिंग इज ऑन टीचर, दैट इज रॉन्ग, मतलब वो सिस्टम ओवरऑल देखना पड़ेगा। तो ओनर्स अभी न्यू इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी का मैंने जो देखा, ओनर्स इज मोर ऑन टीचर्स, दे हैव टू परफॉर्म, they will go under training, some compulsory training, they'll go, some national research foundation aayega, they have to qualify that, it is applicable for both for school and higher education, I think sir, everything। So और वो बहुत सारी चीजें क्लब कर रहे हैं, AICT ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विल बी merged with UGC, लेकिन earlier there was a plan to replace UGC with हीरा एक कॉन्सेप्ट आया था, हायर एजुकेशन एंड रिसर्च एजेंसी, तो पता नहीं वो हीरा का क्या होगा अभी, लेकिन नाउ यूजीसी एंड IICT विल बी क्लब्ड एंड ऑल द एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड बाय NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA इन जनरल है। ओके, सालू जी हैज जॉइंड, वेलकम सालू जी। थैंक यू सर। हम ऐसे ही नॉर्मली वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। मैम गुड आफ्टरनून।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात कर रहे थे. सो इट्स ऑलरेडी 3-4. वेलकम एवरीवन टू द last session of this course, but I generally don't think it is last because it is starting. क्योंकि हम लोग यहाँ से जो भी सीखेंगे वो हम अप्लाई करेंगे अपने रिसर्च में. देन कोई भी डाउट होगा, सालू जी इज ऑलवेज देयर. मैंने बोला है जैसे हाँ ग्रुप जी. में आप कोई भी चीज है आप पूछ सकते हैं. Yes, sir. और इसके बाद वी आर थिंकिंग ऑफ एडवांस कोर्सेज. देन यूजीसी नेट पे वी आर थिंकिंग एडवांस कोर्सेज. तो स्टे ट्यून. एंड बेसिक जो मैं बोलूंगा कि आप अपने अपने जो भी रिसर्च एरिया है उस पे ये अप्लाई कीजिए टेस्ट. और आप लोग मेरे जर्नल पे एक एक पेपर भेजेंगे तो आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ. Yes, sir. After completing this, we will be trying to send as soon as आराम possible. से आप अपना रिसर्च कीजिए, पेपर भेजिए. तो Okay, sir. Thank you. ठीक है. सालो जी, ओवर टू यू. थैंक यू सर. थैंक यू. टुडेज टॉपिक इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. Variance. कभी सुना है एनोवा क्या होता है? व्हाट इज एनोवा? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और एनोवा. एनोवा एक्चुअली होता क्या है कि इट स्टडीज whether the variations in dependent variable they are due to cause, that is independent variable, or due to any other factor. कि मान लो आप कहते हो कि you have applied different types of fertilizer on different plots. Now whether the difference in output that is due to fertilizer or due to any other factor, if we study that is called as ANOVA. Now how we will compare ANOVA with t-test. बेसिकली टी टेस्ट क्या होता है, उसमें हम दो मीन्स का कंपैरिजन करते हैं. ठीक है. Okay. और अगर हम दो मीन्स का कंपैरिजन नहीं करें, दो से ज्यादा का कंपैरिजन करें तो उसको हम क्या कहते हैं? एनोवा. ठीक है. कि दो से ज्यादा मीन्स का कंपैरिजन हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं एनोवा. अगर दो मीन्स मतलब दो सैंपल दिए हैं, जैसे मैंने पिछली बार आपको करवाया था कि वेदर देयर इज डिफरेंस इन सैलरी ड्यू टू चेंज इन जेंडर. ठीक है. तो जेंडर की दो कैटेगरीज थी, मेल और फीमेल. Male, female. तो आपने क्या अप्लाई कर दिया? टी टेस्ट. ठीक है. अब मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर भी एक हम ले लें अगर उसमें. Third one also. तो, हाँ, थर्ड वन. तीन कैटेगरीज होगी तो क्या अप्लाई होएगा? एनोवा. ANOVA. ठीक Okay. है. एनोवा वन वे. क्लियर होगी बात? हाँ जी. इतना क्लियर हो गया? Okay, ma'am. ठीक है. अब एनोवा वर्सेस टी टेस्ट हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि टी टेस्ट 3 बार लगा लें एनोवा की जगह. पॉसिबिलिटी है ना? पहले मेल और फीमेल का देख लें. Okay, ma'am. हाँ, दो लेके. ऐसे हाँ. पॉसिबिलिटी है ना? हाँ. पर वो एक्यूरेट मेथड नहीं है, एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है. ठीक है. क्यों एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है? वो इसलिए एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है कि आपका जो है टाइप 1 एरर जो है वो बढ़ जाएगा उसमें. टाइप 1 एरर बताया था ना मैंने. Yes, ma'am. कि Accepting, rejecting when this null hypothesis is right. राइट. देखो कैसे बढ़ जाएगा टाइप 1 एरर. आपने 3 कंपैरिजन किए ना इसमें. 3 कंपैरिजन किए तो पहले में एक्सेप्टेंस के चांसेस कितने? 0.95. दूसरे में कितने हुए? 0.95 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 0.95. then again multiplied by Ma'am, 0.95. we are not able to see your screen. Okay, just a minute. Wait.
I think I have to sign in. Just a minute. After signing in. Now is it visible? Yes ma'am. ये देखिए 0.95 है पहले में आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस. मैंने कहा कि एरर है 0.05. अगर एरर 0.05 है, अगर एरर 0.05 है तो आपके क्या चांसेस हुए एक्सेप्टेंस के 0.95? बात समझ रही हो? हेलो हेलो. यस मैम, यस मैम. क्लियर है कि 0.05 अगर आपकी है एरर, तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस जो है वो 0.95 है. क्योंकि आपने 3 टेस्ट लगाए हैं, तो पहले की 0.95, दूसरे की भी 0.95 और तीसरे की भी 0.95, तब आपकी साइमल्टेनियस आएगी ना सबकी इकट्ठी. तो इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है. 0.95 इंटू 0.95 इंटू 0.95. It's 0.85. 0.85. 0.85. देखो अब एरर कितनी होगी इसमें? एरर इज 0.15. 1 में से माइनस कर दो ना 0.85 को. तो इसका मतलब अगर मैं एनोवा नहीं लगाती, 3 टी टेस्ट लगाती हूँ, तो एरर कितनी हो जाती है? 0.15. तो एरर बढ़ गई ना पहले कंपैरेटिवली, जबकि हम मिनिमाइज करते हैं एरर को. तो मिनिमाइज करना है तो आपकी इसमें एरर बढ़ रही है, तो उसमें आपके जो है लॉस है. अगर 3 टी टेस्ट लगा दोगे तो बेटर है एनोवा लगाओ. ओके, क्लियर हुई बात? ठीक है. ओके. अब फर्दर आगे जो वेरिएबल्स यूज होते हैं एनोवा में, उसमें एक होता है रिस्पॉन्स वेरिएबल और दूसरा होता है फैक्टर वेरिएबल. रिस्पॉन्स वेरिएबल जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताई, तो रिस्पॉन्स किसका आ रहा है? फर्टिलाइजर अप्लाई कर रही हूँ तो रिस्पॉन्स क्या है? अगर फर्टिलाइजर अप्लाई किया है तो किस चीज को yield will एग्जैक्टली आउटपुट. apply fertilizer. फर्टिलाइजर अप्लाई किया है तो आपका रिस्पॉन्स आउटपुट ही होगी ना. जी जी. ठीक है. तो ये आपका हो गया आउटपुट. और जो फैक्टर वेरिएबल है वो आ गई आपकी इस एग्जांपल में फर्टिलाइजर. ठीक है. रिस्पॉन्स वेरिएबल मींस जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसमें आपने कंपैरिजन करना है. फैक्टर वेरिएबल के कारण जो है आपका डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिसमें हमने देखना है. और रिस्पॉन्स वेरिएबल आपका मीट्रिक होगा, जैसे कि टी टेस्ट में मैंने बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल मीट्रिक होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो फैक्टर वेरिएबल है दैट विल बी कैटेगोरिकल, नॉमिनल. ठीक है. क्लियर है इतना? ठीक है. अब एनोवा की 2 टाइप्स होती हैं, 1 वे एनोवा एंड 2 वे एनोवा. असम्पशंस क्या है एनोवा की? डाटा जो है इट शुड बी रैंडमली सैंपल्ड. डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड among all the categories of independent variable. की फर्टिलाइजर 1 में जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, और जो आपका फर्टिलाइजर 2 है उसमें वैल्यूज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए. हर एक में जो है वैल्यूज आपकी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए. फिर अगला है आपका कि स्टैंडर्ड डिविएशंस जो है हर एक ग्रुप की इट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, कि वेरिएंस जो है वो इक्वल होनी चाहिए. ये मेन कंडीशन है जो हम इसमें देखते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशंस दैट शुड बी इक्वल. देन जो रेशियो ऑफ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सैंपल जो है मस्ट बी लेस देन 2:1. ठीक है. कि आपका सैंपल डबल हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं. ओके. ठीक है. रेशियो ऑफ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन मस्ट बी लेस देन 2:1. कि आपका जो सैंपल लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में है जो स्टैंडर्ड डिविएशन है इट मस्ट बी लेस देन 2:1. ओके. ठीक है. अब 1 वे एनोवा में इसका मतलब एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जिसको आप
फैक्टर वेरिएबल कहते हो, ठीक है, और या कैटेगरिकल वेरिएबल जो आपका है, या और दूसरा जो है आपका इसमें कैटेगरीज जो हैं 2 से ज्यादा होंगी, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक, उसकी कैटेगरीज 2 से ज्यादा। जैसे उसमें हमने कहा था कि आपकी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जेंडर, उसमें कैटेगरीज 2 थी, कौन कौन सी, मेल और फीमेल। इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मान लो आपका जो है जेंडर है, कैटेगरीज कौन कौन सी है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, 2 से ज्यादा होगी। ओके, क्लियर? ठीक है। ठीक है, चलें आगे। हाँ, मैं 3 बता रही हूँ यहाँ पे, 3 से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। ओके मैम। अब एनोवा क्या करता है, एनोवा जो है ये कंपेयर करता है वेदर द डिफरेंस इन मीन इज सिग्निफिकेंट और नॉट, ठीक है। तो डिफरेंस इन मीन इज सिग्निफिकेंट और नॉट, उसके लिए आपकी जो है नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी, नल और μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 इज इक्वल टू μ4 सोन, जितने आपके सैंपल हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जितनी कैटेगरीज हैं, कैटेगरिकल है ना वो, जितनी उसकी कैटेगरीज हैं वो सारे म्यू आ जाएंगे। जैसे अगर मैं आउट फर्टिलाइजर्स जो है 5 तरह का अप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 इज इक्वल टू μ4 इज इक्वल टू μ5। क्लियर? ओके ठीक है, चलें आगे। ओके मैम। हाँ जी, देन नेक्स्ट है ये, इसका मतलब हो गया कि द मीन्स ऑफ ऑल ग्रुप्स आर इक्वल, और ऑल्टरनेट क्या आ जाएगी, नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल, ठीक है। ये अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं बताएगा कि कौन से 2 मीन इक्वल नहीं है। मान लो μ1 μ2 और μ3 के इक्वल नहीं है, पर μ2 और μ3 आपस में इक्वल है, तो भी एनोवा सिग्निफिकेंट आ जाएगा, एनोवा का टेस्ट, और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, ओके। अगर मान लो आपका μ2 जो है वो μ3 से डिफर कर रहा है, पर बाकी सारे आपस में इक्वल हैं, तो भी जो है ये आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, पर आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा नहीं मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। वो एनोवा के टेस्ट नहीं बताते, उसके आगे जो है फिर मल्टीपल कंपैरिजन के टेस्ट करने पड़ते हैं, जिनको हम पोस्ट हॉक टेस्ट कहते हैं, ठीक है, पोस्ट हॉक टेस्ट जिनको कहते हैं। चलिए आगे। इतना समझ में आ गया? यहाँ तक तो नहीं कोई डिफिकल्टी? हाँ मैम, ठीक है। ठीक है। अब एनोवा करते कैसे हैं हम इसमें, कि आपके जो है 2 सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस इन द डाटा एंड कंपेयर्स देयर रिलेटिव साइजेस। सबसे पहले आपने साइजेस कंपेयर करने हैं, और जो है आपने डिफरेंस देखना है ग्रुप मीन में और ओवरऑल मीन में, और वेरिएशंस विद इन द ग्रुप देखनी है आपने। इसका क्या मीनिंग है? अब मान लो आपके पास, जैसे मैं कह रही हूँ कि 3 जो है आपके फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है। एक फर्टिलाइजर 1 है, फर्टिलाइजर्स आपने इस साइड पे ले लिए, फर्टिलाइजर्स ए, अगला है बी, उससे अगला है सी, और आउटपुट ले लिया आपने एक साइड पे। आउटपुट में आपने जो है अलग अलग प्लॉट्स लिए, पहले इधर प्लॉट्स ले लेते हैं। प्लॉट्स जो है मान लो 1, 2, ठीक हो गया। ये आउटपुट है, उसमें आउटपुट क्या आ रही है, मान लो 54, 53, 52, 51, 48। यहाँ पे आपकी आ रही है मान लो 62, 58,
55, 56, 57, यहाँ पे आपकी आ रही है लेट इट बी 59, 60, 61, 62, 61। अब अगर आप ये देखो कि ये जो आपके डिफरेंसेस हैं, देखो विद इन द ग्रुप भी है ना, अगर मैं एक फर्टिलाइजर सेलेक्ट कर लेती हूँ तो इसके अंदर जो आउटपुट आ रही है वो सेम तो नहीं है, इसके अंदर जो आउटपुट है वो सेम नहीं है ना, 54, 53, 52, 51, 48 डिफर कर रही है। जी मैम। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि ए और बी की आउटपुट ये भी आपस में डिफर कर रही है, और बी और सी की आउटपुट भी आपस में डिफर कर रही है। जी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी आउटपुट है, आउटपुट में डिफरेंसेस हैं, वो फर्टिलाइजर के कारण भी हो सकते हैं या कुछ और वेरिएबल्स के कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि विद इन गिवन फर्टिलाइजर भी आउटपुट डिफर कर रही है। ठीक है, और जो विद इन गिवन फर्टिलाइजर आउटपुट डिफर कर रही है उसको हम कहते हैं वेरिएशंस विद इन ग्रुप। समझ आई बात? ठीक है, वेरिएशंस विद इन ग्रुप कि एक आपका जो ग्रुप है उसमें आपकी जो वेरिएशंस आ रही हैं वो वेरिएशंस विद इन ग्रुप हैं, और उसको कैलकुलेट करते हैं x जो आपकी वैल्यूज हैं, ये जो आपकी वैल्यूज हैं जैसे 54, 53, 52, 51, मीन से इनका डिफरेंस लेके उसका स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे निकालते हैं ना, सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो मीन से उनका डिफरेंस लेके स्क्वायर। अगर बी में निकालनी है विद इन ग्रुप तो इनका इसके मीन से डिफरेंस लेके स्क्वायर। अगर आपने सी की निकालनी है विद इन ग्रुप तो इसका इसके मीन से डिफरेंस लेके उसका स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, और अगर आपने वैल्यू जो है डिफरेंस बिटवीन इट्स ग्रुप मीन एंड ओवरऑल मीन में देखना है तो आप क्या करोगे, एक्स जो आपकी ग्रुप की वैल्यूज हैं इनका मीन निकाल लोगे, ए का मीन, बी का मीन, सी का मीन, ये ओवरऑल मीन से कितना डिफर कर रहा है उसको हम कहते हैं जो आपकी जो है ग्रुप में आपस में कितनी डिफरेंट वेरिएशंस है। मैम इसमें क्या कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा? कंबाइंड मीन। ओके ओके ओके। कंबाइंड मीन या ओवरऑल सारी वैल्यूज का मीन एक ही बात होती है। जी जी। या तो आप अलग अलग निकाल के कंबाइंड मीन कर दो या फिर सारी वैल्यूज इकट्ठी लेके उसका मीन निकाल लो, वो एक ही बात है। ओके ओके। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? अब जी जी। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? हाँ मैम। चलें आगे जी। ठीक है, अब इसका मतलब हमने एक निकाली वेरिएशंस बिटवीन ग्रुप्स, एक वेरिएशंस विद इन ग्रुप्स। एक आपकी टोटल वेरिएशंस आ गई, वो ये है सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, जो पहली है आपकी सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये पहले वाला, इसके ऊपर बार आना है। ठीक है, मीन। और फिर आपने निकाली सेकंड SSE, ये आपकी आ गई जो रेजिड्यूल है, जो आपने विद इन ग्रुप निकाली है उसको SSE कहते हैं, एरर कि जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण नहीं है, किसी और रीजन से है। तो माइनस जो उस ग्रुप का मीन है उसका स्क्वायर, जैसे पहले बताया है। ये आपकी है कि आपके ग्रुप के कारण वेरिएशंस, जो फर्टिलाइजर के कारण वेरिएशंस आ रही हैं, वो सिग्मा जो आपका ग्रुप का मीन आया माइनस जो ओवरऑल मीन आया उसका स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम डिवाइड कर दें इनको इनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से तो वो हमारे मीन आ जाते हैं। जैसे आपकी ग्रुप के बीच में जितना सम ऑफ स्क्वायर आया डिवाइडेड बाय k माइनस 1। ठीक है, तो वो आपका मीन सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप्स आ गया, और ये रेजिड्यूल आ गया डिवाइड बाय n माइनस k किया तो, और टेस्ट स्टेटिस्टिक्स क्या आ जाएगा इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, कि आपका ग्रुप्स के बीच में कितना मीन है डिवाइडेड बाय रेजिड्यूल्स के बीच में कितना मीन है। और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के थ्रेशोल्ड क्या है, आप इसकी एफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू देख लोगे। जो ऊपर वाला आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपने क्या लेनी है, n माइनस के, और इसकी k माइनस 1। ऊपर ये है, जो ऊपर है वो k माइनस 1 है, और नीचे क्या है n माइनस के। तो k माइनस 1 और n माइनस के लिए एफ टेबुलेटेड देख लेंगे, टेबल से उसकी वैल्यू देख के कंपेयर कर लेते हैं। अगर आपकी वैल्यू जो नल हाइपोथेसिस की रिजेक्ट होती है, अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से ज़्यादा है,
जब मैनुअली करते हो। SPSS में तो सिग्निफिकेंट वैल्यू से सिंपल देखना है आपने, ठीक है। तो SPSS के लिए ये सारा आपको जो है नहीं देखने की जरूरत पड़ती, वो कैलकुलेशंस खुद करेगा, बस आपने सिग्निफिकेंट वैल्यू को देखना है, ठीक है। और अगर आप मैनुअली करते हो तो ये डिसीजन रूल है कि अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टैबुलेटेड वैल्यू, तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो कि आपका सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, अदरवाइज सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ठीक है। पहले इसको अप्लाई करते हैं, फिर आगे इसके बाद करते हैं। पहले इसी को अप्लाई करके देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहले एग्जाम्पल जो मैंने ये लिए यही लेने लगी, ठीक है। इसमें फर्टिलाइजर और प्लॉट्स लिए हैं, तो एक आउटपुट हो गया आपका वेरिएबल, ये आउटपुट है सारी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फर्टिलाइजर्स। तो ये मैंने आप जो है यहाँ पे वेरिएबल व्यू में गई और 2 वेरिएबल्स ले लिए, एक ले लिया आउटपुट और एक ले लिया मैंने आपका सेकंड फर्टिलाइजर, ठीक है। आउटपुट जो है ये आपका स्केल वेरिएबल है और इसकी वैल्यूज आपने डिफाइन नहीं करनी है, ये आपका एक्चुअल वेरिएबल है। और जो फर्टिलाइजर है इसकी वैल्यूज आप डिफाइन करोगे और इसको आप कैटेगरिकल नॉन मीट्रिक वेरिएबल लोगे, नॉमिनल, ठीक है। और वैल्यूज डिफाइन कैसे करेंगे, आपके 3 फर्टिलाइजर है, पहला है फर्टिलाइजर ए, उसके लिए वैल्यू 1 ले ली, फिर है आपका 2, उसके लिए आपने वैल्यू 2 ले ली, फर्टिलाइजर बी। टी टेस्ट क्लियर था ना आपको? जी ये टी टेस्ट की तरह ही एंट्रीज होती हैं इसकी, जैसे टी टेस्ट में एंट्रीज होती है ना, सेम उसी तरह से एंट्री करते हैं इसमें। कर दिया ऐड, ठीक है। अब आप मुझे बताओ डाटा व्यू में एंट्री कैसे होगी, ये आपका क्वेश्चन है, कैसे एंट्री करूं डाटा व्यू में? मैंने फिगर्स को डायरेक्ट एंट्री करके जाएंगे और उसका जो अगर वो पर्टिकुलर सपोज 54 अगर वो कैटेगरी ए में है तो उसके लिए ए देंगे 54 और इसके लिए हमने 1 दे दिया, राइट? जी ठीक है। अगली वैल्यू देखो, अब 53 है जी, इसके लिए भी 1 ही है, जी क्योंकि फर्स्ट फर्टिलाइजर का है। देन 52 52 1 51 1 48 1। ठीक हो गया। अगली वैल्यू, अब सेकंड की शुरू हो जाओ, 62 सेकंड का, ठीक है। 58 2। मैम कॉपी नहीं होगा क्या ये? हाँ जी, कॉपी हो जाएगा क्या ये? ओके कैसे कॉपी मतलब कॉपी? अच्छा, इसको 2 को कह रहे हो? नहीं ये कह मैम, रहे मैं बता रही हूँ कि मैम वो वर्ड फाइल से वो डाटा डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा क्या? वर्ड फाइल से डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट? आई डोंट थिंक सो। देख लेते हैं एक बार। एक्सेल से तो हाँ, एक्सेल से ओपन हो जाता है, लेकिन देख लेते हैं, होगा नहीं मेरे हिसाब से, लेता नहीं है ये वर्ड की फिगर्स को ना। फिर भी देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि कई बार वर्जन्स के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। देख लेते हैं। अच्छा 55 नहीं हो गया, ये टेबल फॉर्म में था तो ले रहा है ये। ले लिया एक्सेल से तो ले लेता है, ये टेबल फॉर्म में होने के कारण इसने लिए, ठीक है। ये 2 आ गया और ये 3, ठीक हो गया। अब एनालाइज में जाके कंपेयर मींस 1 वे नो, आउटपुट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, फर्टिलाइजर आपका फैक्टर वेरिएबल, ठीक है। कंट्रास्ट में आपने एज सच कोई इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू,
पोस्ट होक में आप तक ही ले सकते हो। ये मैं इसको बताती हूँ पोस्ट होक होता क्या है, क्योंकि ऑप्शंस में आपने वही जो है डिस्क्रिप्टिव्स ले लेने हैं, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस टेस्ट लेना है, सफिशिएंट है इतना, ठीक है। ओके, सबसे पहले मीन आउटपुट ऑफ फर्टिलाइजर ए इज 51.6, mean output of fertilizer B is 57.6 with standard deviation 2.7, and mean output of fertilizer C is 60.6 with standard deviation 1.14, ठीक है। और ये साथ में उसकी स्टैंडर्ड एरर्स दी हुई हैं। अब टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस क्या है? टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस ये बता रहा है कि आपका 0.927 है आपकी लेवनेस की स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है? ये आपके 3 फर्टिलाइजर्स से, तो 3 - 1 2, और ये आपकी टोटल वैल्यूज कितनी थी इसमें? 15 थी ना जी मैम। माइनस आपके जितने इन जो वेरिएबल्स है ये इंडिपेंडेंट कैटेगरीज की, तो 3, तो 15 माइनस आपने 3 की, तो ये आपकी आ गई 12, ठीक है। और इसके लिए SIG वैल्यू कितनी है? 0.4222। नल हाइपोथेसिस इसकी आती है वेरिएंसेस आर इक्वल विद इन ग्रुप्स। ये आपकी मैंने अजम्पशन बताई थी ना आपको, ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ईच ग्रुप शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो नल हाइपोथेसिस क्या आ गई? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ईच ग्रुप इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, और ऑल्टरनेट आ गई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ईच ग्रुप इज नॉट इक्वल। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी आउटपुट में, तो यहाँ पे SIG वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0.05 है, ग्रेटर देन 0.05 आ गई ना SIG वैल्यू, तो नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट होगी, ठीक है। इसका मतलब वेरिएंसेस इक्वल हैं, तो आपकी अजम्पशन सेटिस्फाई हो गई है। अब एनोवा में मैंने आपको बताया था एक बिटवीन ग्रुप्स है, एक विद इन ग्रुप्स है। तो बिटवीन ग्रुप्स का यहाँ पे कितना आ गया? सम ऑफ स्क्वायर 210, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गई, 3 क्योंकि फर्टिलाइजर है, -1 किया तो 2, और इनका मीन 105 आ गया। इसी तरह से विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स जो है वो 55,600 आ रहा है, 55.6 है आई थिंक, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 12, और उसका मीन 4.633। इसी तरह से टोटल इनका ये आ गया 265, और 14 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टोटल के लिए 15 - 1, और ये इनके मीन आ गए इनको डिवाइड करके। F कैसे निकाला था? बिटवीन ग्रुप्स डिवाइडेड बाय विद इन ग्रुप्स, 22.662, और सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी आई है? 0.000। सिंस इट इज लेस देन 0.05 देयरफॉर नल हाइपोथेसिस में बी रिजेक्टेड। दैट मीन्स difference in means, that is difference in output due to different categories of fertilizer is significant। क्लियर होगी बात? ओके कितना क्लियर हो गया? मैम सिग्निफिकेंस को थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिएगा। हाँ जी, ये जो है आपको दिया हुआ है सिग्निफिकेंट वैल्यू आपने निकाल ली। सिग्निफिकेंट वैल्यू का डिसीजन रूल वही है जो पहले हमने किया हुआ है कि आपकी सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है इट शुड बी लेस देन 0.05 if null hypothesis is to be rejected। Here significant value is less than 0.05, null hypothesis may be rejected। अगर null hypothesis रिजेक्ट हो जाती है इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो है null hypothesis मैंने क्या ली थी, अगर आपको याद हो, ये देखिए ये कि आपकी इक्वालिटी रहती है। यही कहा था ना कि आउटपुट जो है ड्यू टू डिफरेंट कैटेगरीज दे आर इन ऑल ग्रुप्स आर इक्वल, तो ये रिजेक्ट हो गई। दैट मीन्स ऑल द आउटपुट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। ऑल द आउटपुट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फर्टिलाइजर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। और अगर ये इक्वल नहीं है तो आपके जो है इसका मतलब फर्टिलाइजर के कारण डिफरेंस पड़ रहा है आउटपुट में, पर आपको इससे ये नहीं पता चल रहा कि किन 2 फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस है या तीनों आपस में डिफर कर रहे हैं, ठीक है। वो हम आगे फर्दर इससे करते हैं पोस्ट ऑफ टेस्ट से। ये देखिए ये तो पहले मीन आ गए, ठीक है, सैंपल मीन्स ऑफ ईच रीजन। ये जो मैंने आउटपुट्स वहाँ पे बता दिए हैं ये वही हैं। ये वन वे एनोवा हमने सिग्निफिकेंट वैल्यू क्योंकि 0.05 से कम है तो नल हाइपोथेसिस आपने रिजेक्ट कर देनी है, और सिग्निफिकेंट डिफरेंस है आपका ग्रुप्स में, ठीक है।
उसके बाद किन ग्रुप्स में डिफरेंस है वो यहाँ पे नहीं पता चला। उसके लिए हमने क्या करना है, पोस्ट हॉक टेस्ट अप्लाई करना है। पोस्ट हॉक टेस्ट में जैसे यहाँ पे आपके रीजन थे, इसमें टोटल देखो कितने रीजन थे, 4, नॉर्थ ईस्ट, मिड वेस्ट, साउथ और वेस्ट। 4 रीजन का जब कंपैरिजन करना है तो पहले नॉर्थ ईस्ट का तीनों के साथ कंपैरिजन कर दिया, फिर मिड वेस्ट का तीनों के साथ कंपैरिजन कर दिया, फिर साउथ का तीनों के साथ कंपैरिजन किया, फिर वेस्ट का 3 के साथ कंपैरिजन किया। जब सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट का कंपैरिजन किया इन तीनों के साथ, तो इसमें क्या आ रहा है रिजल्ट आपका, ये दोनों की वैल्यूज जो हैं सिग्निफिकेंट है, क्योंकि दोनों की 0.05 से कम है। तो अगर दोनों की सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट जो है वो मिड वेस्ट के साथ भी डिफर कर रहा है और नॉर्थ ईस्ट साउथ के साथ भी डिफर कर रहा है। अब जब इन तीनों के साथ कंपैरिजन किया तो आपकी ये वैल्यू जो है वो आपकी कम है 0.05 से, ये 0.05 से ज़्यादा है और ये भी 0.05 से कम है। इसका मतलब ये हो गया मिड वेस्ट नॉर्थ ईस्ट के साथ जो है डिफर कर रहा है, और वो हमारा पहले भी रिजल्ट आ चुका है, तो ये डुप्लीकेट है। ठीक है, और साउथ वाले के साथ 0.05 से बड़ी है तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपका जो है लेस देन 0.05 है, तो मिड वेस्ट और वेस्ट भी आपस में डिफर कर रहे हैं। ऐसे ही आपने साउथ का तीनों के साथ कंपैरिजन किया, तो साउथ का जब तीनों के साथ कंपैरिजन करते हो तो साउथ और वेस्ट आपस में डिफर कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं आपस में, क्यों, ये तो डुप्लीकेट हो गया और ये नहीं कर रहे हैं। वेस्ट का जब तीनों के साथ किया तो ये दोनों डुप्लीकेट हैं और वेस्ट नॉर्थ ईस्ट के साथ नहीं कंपेयर डिफर कर रहा। बात समझ में आई? जी। इसका मतलब वेस्ट और मिड वेस्ट आपस में मैच कर रहे हैं, पर वेस्ट नॉर्थ ईस्ट के साथ भी डिफर नहीं कर रहा और वेस्ट जो है वेस्ट नॉर्थ ईस्ट के साथ डिफर नहीं कर रहा, बाकी दोनों के साथ कर रहा है। ये मतलब है ना, वेस्ट जी। नॉर्थ ईस्ट के साथ नहीं कर रहा पर बाकी दोनों के साथ कर रहा है। ये देखो, अब इसको अगर हम ग्रुप्स में डाल दें और देखो इसमें कोई और भी डिफरेंस आ रहा है, इसमें आपके कंपैरिजंस कितने बनेंगे, देखो 4 है ना, तो एक बनेगा नॉर्थ ईस्ट और मिड वेस्ट का, एक बनेगा नॉर्थ ईस्ट और साउथ का, एक बनेगा आपका नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट का। तो ये दोनों तो सिग्निफिकेंट हो गए कि ये आपस में डिफर कर रहे हैं। अब मिड वेस्ट और साउथ और मिड वेस्ट और वेस्ट, इसमें मिड वेस्ट और वेस्ट आपस में डिफर कर रहे हैं और साउथ और वेस्ट ही रह गया, क्योंकि ये दोनों तो डुप्लीकेट हैं, ऊपर आ चुके हैं, तो साउथ और वेस्ट भी आपस में डिफर कर रहा है। तो इसका मतलब एक ही बीच में डिफर नहीं किया, कौन सा नहीं किया, ये वाला मिड वेस्ट और साउथ वाला। समझ में आई बात? जी। ठीक है, बाकी आपस में सारे डिफर कर रहे हैं। अगर मैं इसको इस तरह से ले जाऊं, यहाँ पे, अब आप मुझे बताओ फर्टिलाइजर ए जो है वो बी और सी के साथ डिफर कर रहा है या नहीं? कर रहे हैं। कर रहा है, कैसे पता चला? सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से कम है। बिल्कुल सही, फर्टिलाइजर ए फर्टिलाइजर बी से भी डिफर कर रहा है और फर्टिलाइजर सी से भी डिफर कर रहा है। इसी तरह से फर्टिलाइजर बी बताओ, ए और सी दोनों से डिफर कर रहा है या नहीं? सी से नहीं कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं। बिल्कुल फर्टिलाइजर ठीक भी। है, और फर्टिलाइजर सी जो है वो भी सिमिलरली ए से कर रहा है और जी। बी से नहीं कर रहा है। अब अगर मैं इसको ग्रुप्स की फॉर्म में लिखूंगी तो ये इस तरह से बन जाएंगे। ये देखो, फर्टिलाइजर ए बी सी है, ऊपर ये टेबल बता रहा था आपको, ए और बी आपस में डिफर कर रहे हैं और जी। बी और ए आपस में डिफर कर रहे हैं और इधर से ए और सी आपस में डिफर कर रहे हैं। ऐसे ही बताया ना? इसका मतलब ये हो गया कि आपका ए और बी का भी डिफरेंस है और ए और सी का भी डिफरेंस है। तो ए और बी और सी जो है तीनों अलग अलग कैटेगरीज में चले गए, पर बी और सी आपस में डिफर नहीं कर रहे, तो वो ए की कैटेगरी में आएगा। बी और सी ए की कैटेगरी में और ए अलग कर दिया क्योंकि वो बी के साथ भी डिफर कर रहा है और सी के साथ भी डिफर कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका μ1 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू μ2, और μ2 और μ3 जो है दे आर इक्वल। ठीक है, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ3, बट μ2 इज इक्वल टू μ3। क्लियर? पहले यहाँ तक देखो, अगर कोई डाउट है वो पूछिए मेरे से। यहाँ तक पहले देखिए, कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछिए।
क्लियर है? जी चलें आगे? जी Yes, ma'am. हाँ, हाँ जी, दोबारा एक और पे अप्लाई करके नहीं तो दिखा दूं? जी पहले एक और फाइल खोल लेते हैं। फाइल, ओपन, डाटा। ये देखिए, ये क्या है आपके सेल्स टारगेट्स हैं। कंपनी ए, मतलब यहाँ पे सिर्फ कंपनी ए की वैल्यू को 111 डाला है, बाकी सब 0 है। और यहाँ पे कंपनी बी, उसकी वैल्यू को 111 डाला है, बाकी सारे 0 हैं। यहाँ पे कंपनी सी की वैल्यू को 11 डाला है, और यहाँ पे कंपनी डी की वैल्यू को 1 डाला है, यहाँ पे कंपनी ई की वैल्यू को 1 डाला है। तो मैंने क्या किया, ये फैक्टर बना लिए। यहाँ पे जो है कंपनी 5 की जो वैल्यू है उसके लिए मैंने लिख दिया 5, और कंपनी जो डी की वैल्यू है उसके लिए 4, कंपनी 3 की जो सी है उसकी वैल्यूज के लिए 3, और कंपनी 4 की वैल्यूज के लिए 2, और कंपनी जो ए है उसकी वैल्यूज के लिए 1। ठीक है? हाँ जी, समझ में आ गया? जी हाँ जी, क्लियर हो गया? जी Yes, ma'am. अब इसका मतलब एक मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया ये सेल्स टारगेट, और दूसरा ये मेरा फैक्टर बन गया 1 2 3 4 5 सो ऑन। अब इस पे एनालाइज करते हैं। एनालाइज में जाके Compare. कंपेयर मींस इसमें जाके वन वे एनोवा, और सेल्स टारगेट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, फैक्टर आपका जो है इंडिपेंडेंट या फैक्टर वेरिएबल। पोस्ट होक आप अप्लाई कर दो टकी, ये चेक करने के लिए कि क्या कंपनीज आपस में डिफर कर रही हैं उनकी सेल्स के, नहीं, या किस कंपनी की कर रही है। ऑप्शंस में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और होमोजेनिटी ऑफ वेरियंस टेस्ट, कंटिन्यू, देन ओके। ठीक हो गया? अब देखिए रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। ये तो पहले मीन स्टैंडर्ड डेविएशन आपने बता देना, हर ग्रुप में 20-20 आइटम्स हैं, मतलब कंपनी ए की भी 20 हैं, कंपनी बी की भी हैं, और कंपनी सी की भी, डी की भी, ई की भी। क्लियर होगी बात? ये आपके मीन्स आ गए, ये स्टैंडर्ड डेविएशंस आ गए, और ये स्टैंडर्ड एरर्स हो गए। अब आपने क्या किया, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस लगाया, तो ये आपका सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0.05 है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो है नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। क्लियर? Yes. ठीक है। अब आपने जो है एनोवा लगाया। अब एनोवा के रिजल्ट्स आप मुझे इंटरप्रेट करके बताओ क्या आ रहे हैं। आप में से कोई इंटरप्रेट करेगा? बोलिए, कौन करेगा? हाँ जी, वेरी गुड, आप कर सकते हो। Between groups, degrees n-1 is equal to 4. क्योंकि आपके यहाँ पे कंपनीज 5 हैं, -1 किया तो वो 4 आ गया। ठीक है, अगला। And within groups, 100 minus 5, बिल्कुल ठीक है, that 95 means आ गया। k minus n n is equal माइनस कैपिटल n माइनस k, is equal to 95. ये k -1 है और ये n माइनस k है। Okay. k क्या है आपके, जो आपकी कैटेगरीज है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। And total टोटल 100 -1 100 minus 1, 99. 99, बिल्कुल ठीक है। ये कैसे आया 2679? Between groups 1071.9.2 को 4 से डिवाइड किया, जी जी 2679.8। 4874.8 को 95 से डिवाइड किया, 513। ये कैसे आया 5.22? 2679.810 divided by 51 513 147.
बिल्कुल सही इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये 5.222 आ गया। अब सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.001 क्या इंटरप्रेट कर रही है? null hypothesis is rejected. बिल्कुल सही। नल हाइपोथेसिस क्या है? mu1 is equal to mu2 is equal to mu3 is equal to mu4 is equal to mu5. हेलो, हाँ जी, मैं वही पूछना था। All population means are equal. हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, क्या बता रहा है ये SIG वैल्यू, सिग्निफिकेंट वैल्यू? The sale targets between the groups are different. बिल्कुल ठीक है। सेल्स टारगेट्स बिटवीन द ग्रुप्स क्या है यहाँ पे? बिटवीन डिफरेंट कंपनीज आर डिफरेंट। ठीक है। अब किस कंपनी का डिफर कर रहा है, कौन सी कंपनी से, वो कहाँ से पता चलेगा? ये मल्टीपल Multiple comparisons. अब आप बताओ किस कंपनी का डिफर कर रहा है? वन का ये सबका कंपैरिजन किया तो किसके साथ डिफर करे ये वैल्यू? 1 with 5. 1 to 5. हाँ, 1 और 5, बाकी सारे 1 के साथ मैच कर रहे हैं। 2 किसके साथ डिफर कर रहे हैं? 2 5 5. 3 No, ma'am, it is not differing with anybody. Sorry. नहीं, 2 is different with 5, definitely it is। ये 0.01 है ना, 0.05 से कम है। 0.05. Okay. 0.05. और 3 जो है that is different from Again with 5। 5. 4 is also different from 4 is different No. from none। Nothing. ठीक है, 4 जो है सबके साथ मैच कर रहा है। एंड 5 With 1 to 3. 1 to 3 it differ from 1 to 3। अब देखिए सबसेट कैसे बने। 1 to 3 और 4 जो है दोनों में आ गया, क्योंकि 4 1 2 3 के साथ भी मैच कर रहा था और इसके साथ भी मैच कर रहा है। देखो 4 जो है 5 के साथ भी मैच कर रहा है और 4 1 2 3 के साथ भी मैच कर रहा है। हर जगह पे 4 पांचों के साथ मैच कर रहे हैं ना। 4 का हर एक के साथ कंपैरिजन जो है वो Same वाला आ रहा है।